Hello, good evening everyone. Welcome to our new series इंडियन पॉलिटी। इस सीरीज में हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 10th का आईसीएसई एंड सीबीएसई फॉर क्लास 10th। ये हमारा टारगेट है इस सीरीज का। हालांकि इस सीरीज को अगर आप किसी कंपटीशन के उस पर देख रहे हैं या आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली ये सीरीज होने जा रही है 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई के लिए। इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें होने वाली हैं अभी हम स्टार्ट जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट। ठीक है, चैप्टर 1 10th आईसीएसई की बुक में जो चैप्टर 1 आप देखते हैं वह है यूनियन पार्लियामेंट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूनियन पार्लियामेंट है क्या। यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन इज बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका यूनियन गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट में आप इसे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन आप इसके ऑर्गन मान के चले। और यही हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। चेंज कर लो, नेक्स्ट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते। पहला जो है हमारा फेडरल सेटअप इन इंडिया से। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है। कुछ चीजें मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं। जो आपका इंडियन फेडरल सिस्टम है ये बेस्ड है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर पर है। इसका क्या है, देखिए इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब है कि आपका नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है एक, और जो दूसरी रहती है वो रहती है स्टेट। ठीक है, एक है आपकी नेशनल गवर्नमेंट जो कि आपकी सेंटर की गवर्नमेंट होती है, और दूसरी जो आपकी गवर्नमेंट रहती है वो स्टेट की गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज जो समझनी है वो ये है कि एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। जो इंडिया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि यहाँ का जो सिस्टम है वो है फेडरल सेटअप है। वो थोड़ा सा आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके का फेडरल सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा कि क्वाजी सिस्टम यहाँ चलता है, और किस तरीके का ये फेडरल क्वाजी सिस्टम है वो है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फेडरेशन और यूनियन में मोटा मोटा फर्क क्या होता है। जिस तरीके से आप यूएसए देखते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखते हैं, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की। इंडिया क्या है, इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ये बहुत सारे स्टेट से मिलके बना हुआ है जिसको आप कहते हैं भारत या इंडिया। ठीक है, और यूएसए में क्या है, यूएसए में बहुत सारे स्टेट या आप उन्हें कंट्री मान के चलें, ये मिलकर एक बना हुआ है जो कि फेडरेशन है। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है कि फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं, आप उन्हें कंट्री स्टेट जो भी समझ लें, मैं स्टेट का टर्म अब यूज करूंगा आगे। स्टेट जो होते हैं वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उनके पास पावर्स होती हैं, और वो साथ में इसलिए रहते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे कंट्री को चलाना। सेम करेंसी यूज करते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो वो अलग भी हो सकते हैं। ये होता है फेडरेशन में। यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में जो साथ में ये जुड़े हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली है, ठीक है, आपका उत्तराखंड है, ऐसे करके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल है, असम है, ये सब साथ में है, इसीलिए इनको यूनियन बोला गया। ठीक है, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते। ये कुछ डिसीजन जरूर अपने ले सकते हैं, वो आगे आएगा इसमें।
लेकिन ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इनका ऐसा नहीं है कि कल बिहार का मन करेगा कि मैं अलग हो जाऊं तो अलग हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनियन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फेडरेशन में ये हो सकता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब हमें साथ में नहीं रहना है, हमारा नहीं चल रहा है साथ में सब कुछ, तो हम अलग हो सकते हैं। फेडरेशन में ये रहता है, यूनियन में ऐसा नहीं रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया का क्या है, यूनियन है लेकिन फेडरल सिस्टम है, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि किस तरीके का फेडरल फीचर है जो हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ क्या है कि डुअल गवर्नमेंट है, जो कि मैंने आपको कहा कि दो गवर्नमेंट है, एक जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और दूसरी आपकी है स्टेट गवर्नमेंट। तो दो टाइप की गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंटर में एक स्टेट में। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यानी हर सिटीजन दो रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन दो रूल्स का ये मतलब नहीं है कि सेंटर ने अलग रूल बनाया स्टेट ने अलग रूल बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको समझ आएगा जब आप देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर का, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने डिवाइड कर रखा है कि कहां पर यूनियन के रूल्स लागू होंगे और कहां पर स्टेट के रूल्स लागू होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पुलिस, इसे आप एग्जाम्पल के तौर में समझ लीजिए कि पुलिस है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस में सेंटर जो है अपने रूल बना रहा है, स्टेट जो है अपने रूल बना रहा है, ऐसा नहीं है। पुलिस का अगर रूल बनेंगे, जो भी आपके पुलिस के रूल बनेंगे वो बनाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। यानी उत्तराखंड पुलिस जो रूल्स फॉलो करती है वो एज पर ये करेगी आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल्स, ठीक है। दिल्ली, ठीक है। यानी ये डिवाइड कर रखा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट में रहेंगी और कौन सी ऐसी चीजें जो आपके सेंटर में रहेंगी। तो जो भी चीजें आपकी सेंटर होता है वो आपकी सेंटर लिस्ट होती है। लिस्ट इज बेसिकली डिवीजन है कि किस तरीके की चीजें सेंटर में रहेंगी। जो आपके स्टेट के अंडर में आता है उससे आप स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जो कुछ ऐसी भी चीजें जो दोनों के आस में आती हैं, यानी सेंटर भी उसमें रूल्स बनाता है, स्टेट भी मिलजुल के रूल बनाते हैं, इसको आप कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसको आप बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जिसमें कि आपका जो स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर रूल बनाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी, ठीक है। तो जो भी है डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में है? ये नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वाइल दोज दैट आर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ आर प्लेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको वही बता रहा है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो सारी की सारी यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है, और जो आपको ऐसा लगता है कि भैया स्टेट को ये मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपको स्टेट के अंडर डाल रखा है, वो स्टेट लिस्ट के अंडर में डाल रखा है। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट तीन होती है, एक होता है सेंटर लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है स्टेट एंड सेंटर जिसमें दोनों का शेयर रहता है, ठीक है, दोनों मिलजुल के वहां पे डिसाइड करेंगे। थर्ड, अब आपकी यूनियन भी है, आपकी स्टेट भी है, दोनों के पास पावर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या कर रखा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज पहले से डिसाइड कर रखी है कि भाई क्या गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है वो हैंडल करेगी और क्या जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। यानी द स्टेट गवर्नमेंट आर एंड लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्फीयर असाइंड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है कि भाई ये आपका राइट है, यहाँ आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली इंडिपेंडेंट है, उसे कोई डिपेंडेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है सेंटर के ऊपर, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे बनाने के लिए, ठीक है। और जहां पर सेंटर का है वहां पर स्टेट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सा ऊपर ही मानी जाती है, ठीक है। अब इन चीजों को कौन देखेगा? ठीक है, तो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का,
और इसीलिए सेंटर और स्टेट के बीच में अगर अपनी लिमिट पार करे, कभी सेंटर करे या स्टेट करे, तो इस चीज में इंटरफेयर करने का राइट होता है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट ने कोई काम करा और स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, तो स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई किसकी तरफ से ये लाइन क्रॉस हुई है, ठीक है। वही सेंटर को भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगेन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। स्टेट और दूसरा स्टेट, कई बार झगड़े सुनने में आते हैं ना कि हरियाणा जो है वो पानी नहीं छोड़ रहा है, दिल्ली कहता है पानी नहीं छोड़ रहा है, तो डिसीजन कौन लेगा? कैसे पता चलेगा कि भाई हरियाणा जो है वो जो पानी नहीं छोड़ रहा है वो दिल्ली के हिस्से का छोड़ रहा है, या हरियाणा ने कहा नहीं भाई जो हम पानी नहीं छोड़ रहे हमारे हिस्से का, दिल्ली के हिस्से का हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो दो स्टेट में, जैसे नदियां हैं, ठीक है, आप देखते हैं डैम्स बने हुए नदियों के ऊपर, तो डिसाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली डैम बने हैं, नदी है, नदी किसी एक की तो है नहीं, तो डिवीजन रहता है कि भाई देखो अब 40% ये यूज करेंगे, 60% ये यूज करेंगे, इस तरीके से चीजें होती है। लेकिन अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट का राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है, गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को आती है कि सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट में कोई ऐसे झगड़े हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें सुलझाने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेट जा सकता है किसी दूसरे स्टेट के खिलाफ, या सेंटर जा सकता है या स्टेट जा सकता है सेंटर के खिलाफ, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दे रखा है। अब कुछ फीचर हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। और हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो लेगी इंडिया के लिए, यानी पूरे देश के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो एक स्टेट के लिए लेगी। जैसे उत्तराखंड एक स्टेट है, यहाँ के लिए उत्तराखंड के लिए डिसीजन लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता है उन सब्जेक्ट पे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या होता है कि ये आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब क्या है? अंडर certain circumstances the parliament can make laws with respect to those matter also which are mentioned in state list। यानी कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आ सकते हैं जिसमें कि स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं उसको भी कौन डिसाइड कर रहा है? आपका सेंटर डिसाइड कर रहा है, यानी पार्लियामेंट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट आपकी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, जिसमें कि आप लोकसभा राज्यसभा देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? स्टेट असेंबली होती है, स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है। तो स्टेट के लिए जितने काम होते हैं वो कौन करता है? आपका सीएम, जिसे आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और सेंटर में कौन होता है? सेंटर में आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो सेंटर में पार्लियामेंट है जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा हो गया, और स्टेट में आपका स्टेट असेंबली हो गई। तो स्टेट असेंबली का काम होता है जितने भी स्टेट के काम हैं उनको देखना। लेकिन कुछ ऐसे मैटर है, वो मैटर क्या हो सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट क्या प्रोक्लेम कर दे, इमरजेंसी लगा दे, यानी किसी स्टेट में इमरजेंसी लग जाए, ठीक है। इमरजेंसी भी आगे चल के हमारे टॉपिक में आएगा। फिलहाल आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, यानी गवर्नमेंट गिर जाती है किसी भी कारण से, जो मशीनरी है वो काम करने बंद कर जाती है, तो सेंटर जो है वो ओवरटेक कर लेगा और उसके बाद सारे काम वहाँ के पार्लियामेंट में होंगे। जैसे 2-3 साल पहले, नॉट 2-3, आई थिंक 2019-20 में शायद उत्तराखंड में क्या हुआ है, उत्तराखंड का बजट आना था, और बजट आने से पहले क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई और
यहाँ इमरजेंसी लग गई, उसके बाद उत्तराखंड का जो बजट है ये पार्लियामेंट में आया, ये पार्लियामेंट में आया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का बजट आना कहाँ चाहिए, आना ये उत्तराखंड के विधानसभा में था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे पार्लियामेंट ने ये बजट, जो सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बजट पेश करा था, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है सिर्फ तब जब स्टेट में कोई गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। तो सेंटर तब इंटरफेयर कर सकती है, तब जो है सेंटर स्टेट का काम भी देखेगी, ठीक है। ये आपको बता दिया गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी स्टेट में तो तब जो है पार्लियामेंट वो सर्टेन पावर जो है वो एक्सरसाइज करती है, यानी जितने भी काम स्टेट के हैं वो काम कौन करने लग जाता है, सेंटर करने लग जाती है, ठीक है। ये टाइम बीइंग के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है, टाइम बीइंग के लिए होता है। उसके बाद जब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाएगी, तो तब ऑटोमेटिकली सारे जो पावर्स है वो किसके पास चले जाएंगे, स्टेट के पास चले जाएंगे। अब ये तीसरा बात वही चल रही है कि यूनियन का अपर हैंड है थोड़ा सा, तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। आपको मैंने कहा कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, यानी कुछ डिसीजन सेंटर लेता है, कुछ डिसीजन स्टेट लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ फेडरल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इंडिया है तो यूनियन, और यूनियन और फेडरेशन में मोटा मोटा फर्क यही है कि यूनियन में क्या होता है, स्टेट जो है अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं स्टेट के जो सेंटर लेता है, फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें से एक डिसीजन ये है, अगर कोई स्टेट बाउंड्री चेंज करना चाहे, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, इससे निकला उत्तराखंड, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट ऐसे इंडिया में हुए हैं। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड आया, तो ये काम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था मैटर, यहाँ पे मैटर था स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश ये है, उत्तर प्रदेश ने कहा चलो भाई, आता ना न्यूज़ में 4 पार्ट बना देंगे, लेकिन ये 4 पार्ट बनाने का डिसीजन कौन लेगा, ये 4 पार्ट बनाने का डिसीजन आपकी पार्लियामेंट के ऊपर है। पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट जो है आपकी इसको बनाने के लिए, नया स्टेट बनाने के लिए चेंज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट डिस्पाइट द फीचर डिस्क्राइब्ड अबव। इंडिया इज अ ट्रू फेडरेशन। Our constitution proclaims that India shall be a union of state. The Supreme Court, as we already told you, is the guardian of the constitution. ठीक है, यानी सेंटर के हाथ में क्या क्या है, सेंटर आपकी बाउंड्री स्टेट की, अगर सेंटर को लगता है कि भाई देखो डिफिकल्ट हो रहा है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपकी, नेक्स्ट स्लाइड लगा दो, सेंटर के हाथ में, ठीक है। अब एक बार हल्का सा थोड़ा स्टार्ट से चलाना इसको, बस। नेक्स्ट, फेडरल फीचर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। फेडरल फीचर हल्का सा एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। पहला बताया ड्यूअल गवर्नमेंट है, 2 सेट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटीज आपको देखने को मिलती है, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों के पास डिवीजन ऑफ पावर है, यानी पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ पावर यूनियन के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, ठीक है। जो कंट्री रिलेटेड पावर है वो सारी यूनियन पे रहती है, जो स्टेट रिलेटेड पावर है वो स्टेट पे रहती है, और जो दोनों से कनेक्शन है वो कंकरेंट लिस्ट होती है। इसके बावजूद अच्छा, सुप्रीमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करके दे रखा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, इसमें कोई झगड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर झगड़ा हो भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और
ये आप फिर देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और फीचर बताए गए जिसमें हमने कहा कि भाई देखो पार्लियामेंट का थोड़ा सा स्कोप बड़ा है, थोड़ा सा उसका जो ऑपरेशन का एरिया है वो बड़ा है। उसमें मैंने आपको बता दी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि इमरजेंसी लग जाती है किसी स्टेट में, तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आ जाएंगी, पार्लियामेंट के अंडर में आ जाएंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करती थी, लेकिन अब वो पार्लियामेंट के अंडर में आ जाएगी, यानी सेंटर के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आप समझ लीजिए, पहले सेंटर जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट से ऑपरेट करती है। ठीक है, और पार्लियामेंट किसको मिलाकर बनता है, आपके प्रेसिडेंट और दो हाउस जिसमें एक हाउस है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, जिसे आप कहते हैं लोकसभा, दूसरा आप कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आप कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस। ठीक है, इसे राज्यसभा का हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा में आएगा थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरे लोकसभा और थर्ड पार्ट है राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है तो प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, हालांकि किसी भी हाउस के पार्ट जो पार्लियामेंट है वो सॉरी प्रेसिडेंट है वो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है किसी हाउस का पार्ट रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है, समन कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे राइट्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास है। जब प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी लोकसभा पर है। अब आ जाते हम लोकसभा के टर्म और ड्यूरेशन, यानी लोकसभा कितने साल के लिए। तो लोकसभा 5 साल के लिए रहती है। ठीक है, यानी अगर एक लोकसभा जैसे जो अभी 2019, ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्शन देखे 2024, तो हर 5 साल में नया इलेक्शन होता है, नई लोकसभा आती है। ठीक है, लेकिन इफ इट इज नॉट डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व का मतलब होता है अगर लोकसभा को बीच में भंग ना कर दिया जाए। भंग करने का मतलब है कि गवर्नमेंट का गिर जाना। गवर्नमेंट का गिर जाना यानी भाई गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी को खो देती है, किसी कारणवश की गवर्नमेंट चली जाती है। ठीक है, तो नया यहाँ पे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर्स तक रहती है और 5 साल तक काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाए देश के अंदर, अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी आ जाए, तो जो लोकसभा का जो टेन्योर है जो 5 ईयर्स का है ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बढ़ाने का भी क्या है, ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए बढ़ा दिया, 5 साल के लिए बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट बट दिस एक्सटेंशन शेल इन नो केस बी मोर देन अ ईयर एट अ टाइम। यानी अगर अभी हम 2026 में हैं और किसी कारणवश यहाँ इमरजेंसी लग जाती है तो 1 साल के लिए पार्लियामेंट आगे बढ़ाई जा सकती है, लोकसभा आगे बढ़ाया जा सकता है, वो जाएगा 2027। ठीक है, अब क्योंकि हम अप्रैल में स्टैंड कर रहे हैं तो अप्रैल 2027 तक बढ़ाई जा सकती है। अगर इमरजेंसी तब तक भी चलती रहे तो फिर से ये बढ़ाया जा सकता है, ये फिर 2028 तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ है 1976 में बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के केस में। ठीक है, जब मतलब इलेक्शन कराए नहीं जा सकते, वॉर लाइक सिचुएशन है, कुछ भी ऐसा है, तो फिर जो पार्लियामेंट जो अभी जो लोकसभा काम करते रहती है वही उसी को आगे बढ़ाया जाता है, नए इलेक्शन नहीं कराए जाते और 1 साल बाद फिर से उसका टेन्योर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लोकसभा का कंपोजिशन यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है,
तो देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की आर्टिकल 81 के थ्रू ये है 550, जिसमें कि 530 और 20 का डिवीजन है, जिसमें कि आप देखते हैं 530 मेंबर हैं ये हैं स्टेट से और 20 मेंबर है ये है यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इसके 2 मेंबर्स आते हैं और आपकी जो ये बन जाती है 552 की टैली। लेकिन फिलहाल ये हट चुका है, ये जो 2 मेंबर आते थे ये 2020 के बाद से नहीं बनाए जा रहे हैं, यानी अब 550 है, ठीक है। तो ओरिजिनली 552 था, अब ये 550 हो गया है। इनफैक्ट इस 550 में भी एक और है, अभी आगे चल के वो आएगा, ठीक है। ये प्रोविजन आया, द प्रोविजन वाज प्रैक्टिकली एबॉलिश्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 25 जैन 2020। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट लोकसभा इज 543। अभी मैं वही कह रहा था ना कि इसके अंदर भी कुछ और आएगा, ठीक है। पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ। 25 जनवरी 2020 को एक अमेंडमेंट लाया गया, 104th अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस टाइम पे जो था और अभी मैंने उसमें कुछ चेंजेस करने, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो है नहीं कि आपने ये कट मारा और ऊपर नया लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? आपको इसे प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो क्या करना होता है? आपको इसको सही तरीके से काम करना होता है। तो 104th अमेंडमेंट लाया गया, उस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ चेंजेस करे गए, ठीक है। अमेंडमेंट, आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। 104th अमेंडमेंट लाया गया और उसके थ्रू क्या हुआ है कि ये जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लाए जाते थे वो बंद कर दिए गए, ठीक है। अब वो नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ 530 और 20, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 543, ठीक है। पहले ये लिखा जाता था 545 और 2 ये थे, तो इन्हें जोड़कर 545 स्ट्रेंथ थी। अभी जो स्ट्रेंथ है वो 543 है। 43 क्यों है? 43 मैं आपको समझा देता हूँ। होना तो 550 अभी भी चाहिए था। देखो स्टेट से आ रहे हैं 530, यूटी से आ रहे हैं 20। इस 20 में ना 20 नहीं है, देखो ये अगर आप 30 में ये जोड़ते 550 होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग कम है, ठीक है। अभी कम क्यों है? ये कम इसलिए है ना, कुछ यूटी में क्या है कि पॉपुलेशन इतनी है नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है ना लोकसभा या राज्यसभा की, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस होती है, ठीक है। जो भी स्टेट की पॉपुलेशन होगी, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से ही वो जो भी आपके मेंबर्स होंगे लोकसभा के वो आएंगे, ठीक है। कुछ स्टेट में पॉपुलेशन इतनी कम थी कि वो हमें जस्टिफाई नहीं कर रहा था नंबर को, इसीलिए क्या करा गया? ये कम कर दिया गया, ठीक है। जब ये कम करा गया तो इसीलिए आपने देखा कि मेंबर्स जो है वो 543 हो गए, ठीक है। इसीलिए ये है। दूसरी चीज क्या है? जो आपके मेंबर्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि अलॉटमेंट जो हुए हैं वो रफली पॉपुलेशन के बेसिस पर है। और पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे? ये बेसिकली हमने फ्रीज करा हुआ है, हमने फ्रीज करा है 1971 सेंसस। 1971 का जो सेंसस है उस पे फ्रीज है सब कुछ अभी तक, ठीक है। मतलब मेंबर्स ऐड नहीं हो रहे। कब से? 1971 के बाद नए मेंबर्स नहीं जोड़े जा सकते। रीज़न क्या है कि हमने इसको फ्रीज किया हुआ है। हमने 1971 में जो पॉपुलेशन थी उसी के बेसिस पर सीट्स को रोक दिया है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, देखो उत्तर प्रदेश में 80 मेंबर्स हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह, ठीक है, इनमें आप देखते हैं। तो ऐसे करके अभी मेंबर्स हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, चेंज होने की तरफ है। अभी रिसेंटली एक हल्ला हो रहा था जिसमें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, अभी गवर्नमेंट कह रही थी ना कि वुमेन रिजर्वेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा था? वहाँ पे यूज़ हो रहा था वर्ड डिलिमिटेशन,
डिलिमिटेशन एक नया वर्ड अभी आ रहा था। चलिए, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।